नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मैं आप सबके बात पर आज बात की भारतीय राजनीति में जब से नरेंद्र मोदी का केंद्रीय राजनीति में उदय हुआ है और केंद्र में सत्ता संभाले हैं और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाला है तब से भारत के राजनीति में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, इसी विषय पर मैं 15-20 मिनट तक आपके साथ रहूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया अंत तक बने रहें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। आशीर्वाद के रूप में आप अपना बहुमूल्य सुझाव वीडियो को लाइक, शेयर और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल जो राकेश सिंह परमार नाम से है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर खबरें वही दिखाई जाती हैं जो खबरें कहीं नहीं दिखाई जाती हैं। जैसे कि आजकल जो मुख्य समाचार चैनल्स हैं उस पर आपको सिर्फ यूक्रेन और रूस दिखाई दिया होगा। आज कुछ देर के लिए बनारस में मोदी जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी का रैली जरूर दिखाई गई थी, लेकिन वो तब जब देश में ये चर्चा चलने लगा था कि भाई यूक्रेन रूस की समाचार तो हमारे समाचार चैनल पर है, हमारे देश का समाचार देखने के लिए हम कौन से चैनल का इस्तेमाल करें, कौन सा चैनल देखें, तब शायद चैनलों वालों को शर्म आई थी। लेकिन हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिन मुद्दे पर कोई और चर्चा नहीं करता या उसको करने नहीं दिया जाता। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, इस चर्चा के पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो चर्चा बड़ा गंभीर है, वो बात बड़ा गंभीर है, लेकिन आप इसको गंभीरता और हल्के दोनों से लीजिएगा। विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 1 मिनट में समझाऊंगा। मित्रों, कल के वीडियो के बाद कई लोगों ने मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर और जिन लोगों के पास मेरा फोन है उन लोगों ने फोन करके मेरे को बोला कि राकेश भैया, राकेश जी, राकेश बाबू, राकेश बाबा, राकेश, जो जिस हैसियत में था, मतलब मैं जो जितना इंटाइटल था वो उन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये हमारे पूर्वांचल की खूबसूरती है कि जो मेरे से छोटा होगा वो राकेश भैया कहेगा, जो समकक्ष बराबर होगा वो राकेश जी कहेगा, जो मेरे से बड़ा होगा वो राकेशवा बोलेगा या राकेश बोलेगा। ये है वो उन पर बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं। तो किसी ने मैसेज लिखा, किसी ने फोन किया, किसी ने कहा, जो लो अब था वो ये कि राकेश, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम बीजेपी के प्रशंसक हो, मोदी योगी के चाहने वाले हो और देश में योगी मोदी का शासन चाहते हो, जबकि तुमने अपने बैरिया विधानसभा में खुलेआम सुरेंद्रनाथ सिंह का समर्थन किया है, उनके लिए वोट मांगा है, उनके लिए फेसबुक लाइव लगाया है, लोगों से प्रचार भी किया हुआ है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हराने का साजिश किया है। जब मैं ये समीक्षा किया तो एक चीज बड़ा अफसोसजनक मुझे लगा। मैं आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी से सादर प्रणाम करते हुए बात कहूंगा कि जिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उसमें सभी के सभी पंडित बिरादरी से थे। 2 तो मेरे गांव के ही लोग हैं, मेरे छोटे भाई की तरह से हैं। हालांकि हमारे गांव में पंडित जी लोगों को भैया कहने की इजाजत नहीं है कि वो मेरे को भैया कहें, क्योंकि हम लोग चाहे वो 2 वर्ष का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग, हम उनको बाबा ही कहते हैं। ये उनके लिए हम लोगों के मन में संस्कार है, सम्मान है और पंडितों के लिए आदर है, क्योंकि हमको ठूस ठूस के पढ़ाई बताई और सिखाई गई है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना। तो जब गुण ही नहीं देखना है तो आई क्या देखना। लेकिन वो दिल्ली में चूंकि रहते हैं और इस वजह से राकेश भैया कहते हैं। उन्होंने बकायदा फेसबुक पर भी लिखा है और मेरे को व्हाट्सएप में भी लिखा है कि राकेश भैया ये बात आप नहीं है, आप जातिवादी हैं। अब जातिवादी का इल्जाम क्यों लगा, वो ये कारण है चूंकि सुरेंद्रनाथ सिंह क्षत्रिय है और मैं क्षत्रिय हूं, इस वजह से शायद उन्होंने इस बात को कहा होगा। मैंने उनको बोला कि मैं आप पर जातिवाद का इल्जाम क्यों लगाऊं, जबकि आप जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो ब्राह्मण है, आनंद स्वरूप शुक्ला पंडित जी हैं, तो मैं आपको ब्राह्मणवादी को इल्जाम क्यों लगाऊं। मित्रों, उन लोगों ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने क्या सोचा। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट इस विषय पर मैं क्लियर कर दूं।
मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल सत्यता से कान पकड़ के इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के एक सीट भी कम हो जाने की कल्पना नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूं। लेकिन जो एक सीट मैं चाहता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना जीते वो है बैरिया विधानसभा का सुरेंद्रनाथ सिंह का सीट। वो सीट मैं क्यों चाहता हूं वो मैं जब आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा कि आप अब तक गलत कर रहे थे अगर आपने सुरेंद्रनाथ सिंह का पक्ष नहीं लिया है। तो पहले तो अपने दिमाग से वो फितूर हटा दीजिए कि मैं सुरेंद्रनाथ सिंह का पक्ष इसलिए लिया कि वो जाति से क्षत्रिय है, आनंद स्वरूप शुक्ला का विरोध इसलिए किया कि वो जाति से ब्राह्मण है। ये एक स्पष्ट है, पहले इसको हटाइए, दिमाग से मैल को धोइए, तभी मेरे बात को समझ पाएंगे। असल में मैं जब भी सुरेंद्रनाथ सिंह के पक्ष में कोई वीडियो लगाया, फेसबुक पोस्ट डाला या कॉलम अखबारों में भी लिखा हूं, मैं उसमें भी छपा था, तो मैंने एक बात पहले कहा है कि आनंद स्वरूप शुक्ला एक बहुत ही शरीफ, सुलझे, मृदुभाषी और सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन जैसे लोगों को भारत के राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि भाजपा में या किसी भी राजनीतिक दल में ऐसे लोगों की संख्या बड़ा कम है। लेकिन अगर सुरेंद्रनाथ सिंह चुनाव हार जाते हैं तो भारत के राजनीति से स्वर्ण समाज का आवाज उठाने वाली आवाज हार जाएगी। कहा जाता है ना, जैसे अभी आदरणीय लता मंगेशकर जी का दुखद देहांत हुआ तो कहा गया कि एक सुरीली आवाज का अंत हो गया, इरिपेरेबल लॉस। उसी तरह से अगर सुरेंद्रनाथ सिंह चुनाव हार जाते हैं तो क्या क्या नुकसान है आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक सीट अगर बैरिया विधानसभा से हार जाती है तो उसके सरकार बनने और ना बनने पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि भाजपा प्रचंड से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत लेकर के आ रही है। मतलब योगी आदित्यनाथ जी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सदस्य संख्या के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा सदस्य संख्या के साथ योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे। ये सत्य है। अब एक सीट कम हो या बढ़ जाए उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सीट का कम हो जाने का क्या क्या फर्क पड़ता है आप उसको जानिए। मित्रों, सुरेंद्रनाथ सिंह एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पार्टी लाइन के विरुद्ध स्वर्ण समाज का आवाज सार्वजनिक मंचों पर उठाया, विधानसभा में उठाया। जब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बिल लाया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वोट बैंक के अलावा और कोई दूसरा रीजन तो हमको दिखता नहीं है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बिल लाते कि मैं देश के गरीबों के लिए कल्याण करना चाहता हूं और उसके लिए बिल लाना चाहता हूं कि अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब को घूर के देख दे तो 6 महीना नहीं 6 साल तक उसका जमानत ना हो, मैं पहला आदमी होता जो नरेंद्र मोदी के इस बात का समर्थन करता। क्योंकि इस देश में गरीब परेशान है, जाति परेशान नहीं है। उदाहरण है, क्या किसी शख्सियत की हैसियत है कि वो रामविलास पासवान को जाति सूचक शब्द से अपमानित कर दें, मायावती को जाति सूचक शब्द से अपमानित कर दें, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर दें? और ये क्या ये लोग अपमानित होने वाले हैं? इनका अपमान होगा? वो तो सार्वजनिक मंच पर अपने जातों का बखान करके आपसे वोट लेते हैं, तो वो स्वयं अपना जात का वर्णन करते हैं कि मैं फलाने जाति का हूं, पिछड़ी में जन्म लिया हूं, दलित हूं, फलाना हूं, तो उसमें उनका अपमान कहां हुआ? आरक्षित सीट पर रामविलास जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो वो कौन से दलित वर्ग का कल्याण हो रहा है? रामविलास पासवान का बेटा अब दलित रहा कहां? उसके पास पैसे की कमी नहीं है, हैसियत की कमी नहीं है, पहुंच की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, तो उसको क्यों हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने और संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया वो किया था कि भाई मेन स्ट्रीम में संघर्ष करने की इसको बहुत ज्यादा है और कमजोर गरीब आदमी कैसे संघर्ष करेगा, इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाए 10 सालों के लिए, ताकि वो लाइमलाइट मतलब मेन स्ट्रीम में अपने आप को ले आ दे और तब जा करके इसको हटा लिया जाए। लेकिन अब 75 साल के बाद भी हम आरक्षण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि रामविलास जी पासवान का बेटा अगर सुरक्षित से लड़ रहा है तो वो आम दलित जिसका अभी भी हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की, फॉर्म भरने की, उसका क्या? वो तो दलित का दलित ही रहा ना।
और दलित राजनीति का असर क्या है ये कहने में लोगों को बेहयाई भी नहीं लगती कि उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी बेटी, मतलब मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अगर आप में से किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और वो विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले IFS के रूप में देश का सेवा किया है। जो लगातार कई बार कैबिनेट मंत्री रही है, वो अभी भी दलित है, तो दलित की परिभाषा का परिभाषित होना बड़ा जरूरी है। सुरेंद्रनाथ सिंह ने यही किया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर देश का वर्गीकरण उचित नहीं है, नरेंद्र मोदी को इस विषय में सोचना चाहिए था। उनके बैरिया विधानसभा क्षेत्र में यादव बिरादरी के लोगों की जमीन यादवों ने कब्जा कर लिया था, तो सुरेंद्रनाथ सिंह वहां पर उसका विरोध किए और कहे कि भाई यहां पर मैं कब्जादारी नहीं होने दूंगा, चाहे वो यादव ही क्यों ना हो। आज वो यादव घूम घूम के सुरेंद्रनाथ सिंह की तारीफ कर रहा था। वहीं सुरेंद्रनाथ सिंह ने कहा कि दलित पिछड़े बहुल इलाके में एक क्षत्रिय परिवार का बेटा रहता है जिसको घेर करके पंचायत चुनाव में मारने का प्रयास किया गया, हर तरफ से असलहा लेकर के दौड़ा लिया गया। अगर वो आत्मरक्षा में बंदूक नहीं चलाता तो क्या जान से जाता। उसका उन्होंने खुला समर्थन किया, पार्टी हित से अलग। इसीलिए मैंने उनका समर्थन की बात कहा था, क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाते तो बाहर में जो पूरे देश भर में लोग जो 1% सोच रहे थे कि भाई क्षत्रियों के साथ अपमान हो रहा है, पंडितों के साथ अपमान हो रहा है, भूमिहारों के साथ अपमान होता है, बनियों के साथ अपमान हो रहा है, मतलब ये जितनी स्वर्ण समाज में वर्गीकृत की गई है इनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है, हमें इनके साथ होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। उनके लिए लेसन होता कि देखो एक सुरेंद्रनाथ सिंह सीटिंग MLA था लेकिन हमने उसका टिकट काट दिया, पार्टी से लात मार के भगा दिया। तो आगे से कोई स्वर्ण समाज की आवाज दबे ना, कोई स्वर्ण समाज के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश रचने की साहस ना करे, ऐसे लोगों का राजनीति में बने रहना बड़ा जरूरी है और उनका साथ देना बड़ा जरूरी है। ये मेरा मकसद था, ना कि मैं इसलिए उनका साथ दिया था कि वो स्वर्ण समाज के हैं, वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो और भी पार्टी के लोग खड़े थे, नहीं तो हमारे बलिया से तो पंडित क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय मान लेता हूं कि मैं जातिवादी हूं, क्षत्रिय हूं। आपको पता है कितने लोग क्षत्रिय खड़े थे मैं जिनके विरुद्ध में आवाज उठा रहा था? आपको पता है कि कितने क्षत्रियों के विरुद्ध में मैंने वीडियो लगाया था? आपको पता है कि सबसे बड़े क्षत्रिय देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले विश्वनाथ प्रताप का मैं घोर विरोधी था। तो इस बात को अपने दिमाग से हटाइए और दिमाग का मैल हटाइए। आज भी अभी भी परिणाम क्या होगा, अब तो EVM में बंद हो गया, 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज भी मेरी दिल से ये इच्छा है और आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि जो अब अगला चरण का एकमात्र चरण बचा हुआ है उसमें भाजपा के अलावा और किसी को वोट मत दीजिए। क्यों, क्या क्या बदलाव आया वो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है, प्रभु से प्रार्थना है, महादेव से अनुरोध है कि हे प्रभु आप कृपा करिए और बैरिया से सुरेंद्रनाथ सिंह को ही विजयी बनाइए, क्योंकि सुरेंद्रनाथ सिंह का विजय सुरेंद्रनाथ का विजय नहीं है, वो विजय समाज का विजय है, स्वर्ण समाज का विजय है, स्वर्ण आवाज का विजय है। राजनीति में स्वर्णों को अछूत मान लेने वालों के विरुद्ध एक बुलंद आवाज है, ताकि दुनिया ये समझे कि स्वर्ण समाज भी कभी लामबद्ध हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, अपने साथ अपने आवाज उठाने वालों का साथ दे सकता है। नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं आपकी आवाज क्यों उठाऊं, सुरेंद्र उठाए तो थे, उनको ना तो आपने समर्थन दिया, पार्टी ने तो पहली लात मार के भगा दिया। तो इस बात की ख्याल रखिए और अपने दिमाग से जातिवादी का जहर हटाइए। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप शुक्ला पंडित है तो मैं उनका विरोधी हूं। जिन जिन लोगों ने इस बात के लिए मेरे से ऐतराज दर्ज किया था उनमें से किसी को आनंद स्वरूप शुक्ला का मोबाइल नंबर पता नहीं होगा, ना ही आनंद स्वरूप शुक्ला से वो चुनाव से पहले मिले होंगे। हाँ, विधानसभा का चुनाव है, शुक्ला घूम रहे हैं तो मुलाकात हो गई होगी, उसके पहले कभी मुलाकात नहीं होगी और अब बाद में भी मुलाकात नहीं होगी, चाहे शुक्ला विधायक बन जाए या विधायक ना बने। दो ही चीज होगी नहीं, या तो वहां से शुक्ला जी जीत जाएंगे मोदी योगी के लहर में तो विधायक जी बन जाएंगे, तब भी उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मैं शुक्ला को भी बहुत बड़े से जानता हूं और जो जो लोग मेरे विरोध कर रहे थे मैं उनकी भी हैसियत जानता हूं। खैर, अब आते हैं बदलाव पर कि क्या क्या बदलाव आया है। मित्रों, बदलाव बहुत ज्यादा है। आप अणु बम परमाणु बम पर चर्चा मत करिए,
दो छोटी छोटी बात बताता हूं। आज बनारस में रैली हुई। सबसे पहले रैली नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। उनका संसदीय क्षेत्र है, वो कोई बड़ा, वो तो अपने घर में आए थे, बीइंग ए संसद, और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, देश के सर्वमान्य नेता है, भाजपा के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दुनिया में सम्मान है तो उनका चुनाव प्रचार तो कोई भी चाहेगा। संसद होने के नाते उनका राजनीतिक धर्म भी है कि उनके बनारस का कम से कम सारी सीटें भाजपा जीते। नहीं तो लोग कहेंगे देखो जी संसद के रूप में जीत गए थे, भाजपा विधानसभा में सारी सीटें हार गई। उनका राजनीतिक कर्तव्य तो हुआ है। नरेंद्र मोदी चुनाव में ही नहीं, जब से नरेंद्र मोदी की राजनीति में पदार्पण हुई है मुख्यमंत्री के रूप में, इतनी लाइमलाइट, इतनी राष्ट्रीय मीडिया पर नहीं आते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, एक चीज तो कॉमन है कि वो देश में या विदेश में कहीं भी उनकी दौड़ा हो तो छोटे से काली माई से लेकर के बड़े वाले ब्रह्मा बाबा के मंदिर पर भी माथा टेकने जाते हैं और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन करते हैं कि मैं फलाना वाले मंदिर में गया था। त्रिपुंड का टीका हो या भोलेनाथ की प्रतीक वाला हो या वैष्णो टीका हो, वो लगा करके फोटो खिंचवाते हैं और बाकायदे समाचार पर चलवाते हैं या समाचार वाले चलाते हैं। ये होता रहा है। तो वो बनारस में गए, बाबा विश्वनाथ का उन्होंने आरती की, उसमें कहीं दूर उनका रुद्राभिषेक किया, उनका अभिषेक किया, वो करते आए हैं। बदलाव क्या हुआ है? आप लोग नरेंद्र मोदी और योगी के पहले क्या प्रियंका गांधी के मुंह से महामृत्युंजय का जाप सुना था? क्या आपने कभी सुना था कि चुनाव खत्म हो जाएगा और जालीदार टोपी का दर्शन नहीं होगा? एक चीज आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि जिन जिन लोगों ने आज बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, मोदी के अलावा, मोदी का तो स्वाभाविक है, वो प्रधानमंत्री होते तब भी जाते, ना होते तब भी जाते। भोलेनाथ से उनका नाता राजनीतिक नहीं है, चुनावी नहीं है, वो हिंदू होने के नाते नाता है। लेकिन जो लोग गए, मतलब अखिलेश यादव गए, प्रियंका राहुल गए, ये लोग और लोग गए, इन लोगों ने उसी बाबा विश्वनाथ के दरबार से सटे ज्ञान वापी मंदिर, जिस पर विवाद है, उस ज्ञान वापी मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। जबकि इसके पहले ज्ञान वापी में चादर चढ़ाते थे और टोपी लगा करके नमाज का मुजाहरा करते हुए, मैं मुजाहरा कर रहा हूं, मतलब प्रदर्शन, उर्दू शब्द है, मतलब आप मुजरा मत समझ लीजिएगा। नमाज का मुजाहरा मतलब नमाज का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑफरिंग नमाज का फोटो खरवाते थे, वीडियो लगवाते थे। उन लोगों में से किसी ने जालीदार टोपी ना पहनी। ये बदलाव हुआ है राजनीति में। ये बदलाव हुआ है कि सार्वजनिक मंचों पर ममता बनर्जी कालीज पाठ, चंडी पाठ कर रही हैं। बेशक उसका उच्चारण गलत हो, वो मतलब नहीं है, मतलब उनके भावना की है। राजनीति में बदलाव आया है कि ममता बनर्जी ने अपना गोत्र सार्वजनिक किया है कि वो किस गोत्र की कुलीन ब्राह्मण परिवार से आते हैं और उनका गोत्र क्या है। ये बदलाव आया है। ये बदलाव आया है कि अखिलेश यादव टीका करके वीडियो बना सकते हैं और रथ पर सवार होने से पहले राम धुन गा सकते हैं। ये बदलाव हुआ है और ये बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है। जो अगला बदलाव मैं आपको बताने वाला हूं, ये बदलाव ने दिल जीत लिया, क्योंकि अखिलेश यादव का मंदिर जाना, राहुल प्रियंका का मंदिर जाना ड्रामा है। उसी तरह से जिस तरह से सलमान खान हिंदू का रोल करता है पर्दे पर पैसा लेकर के, बाद में वो सलमान खाने हैं। जिस तरह से राज कपूर हिंदू हो करके अला मियां का रोल करता है, वो ड्रामा है। जिस तरह से शोले में एक हंगल हिंदू वाला आदमी खान चाचा का रोल किया, वो ड्रामा है। वो सब लोग कैरेक्टर निभा रहे हैं, डायरेक्शन पर एक्शन बोल रहे हैं। लेकिन जो असली बदलाव है वो बिना किसी स्क्रिप्ट का था, बिना किसी डायरेक्टर का था, वो सेल्फ में निकली हुई एक्शन थी। वो क्या था? तभी मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा देश बदल रहा है और बदलाव शुभ है। क्या है? एक समाचार चैनल है न्यूज 24। न्यूज 24 के मालिक राजीव शुक्ला कांग्रेस के वफादार हैं। हालांकि वो राजनीति के वफादार हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके होते हैं, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी ने उनको घास नहीं डाला। नहीं तो पहले तो एनडीए हर जगह आते जाते ना, तो हर जगह रहने वाले आदमी है। तो कांग्रेसी चैनल है वो, और वहां के जितने भी न्यूज प्रस्तोता होते हैं, मतलब न्यूज एंकर होते हैं, उनका एकमात्र काम मोदी विरोधी एजेंडा चलाना होता है, मोदी से प्रश्न पूछना होता है
और हिंदू धर्म का नीचा दिखाना होता है। मतलब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना उन लोगों का काम है, शगल है। अब उन लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि देखिए मान लो मैं सामाजिक रूप से सक्रिय आदमी हूं और रोज रोज बोलता हूं, तो मुझे तुरंत अगर सोए में भी कोई माइक मुंह में लगा दे तो अपशब्द नहीं निकल सकता, अज्ञानता नहीं निकल सकता। लेकिन वो गांव की गरीब महिलाएं, गांव के अनपढ़ बुजुर्ग लोग तो भाई स्क्रिप्टेड नहीं होते, वो तो दिल की बात रखते हैं। न्यूज चैनल न्यूज 24 के संवाददाताओं का दुर्भाग्य था कि उसका अजीत अंजुम, जो अपने आप को बड़ा वो सीईओ हुआ करता था, लेकिन वो अपने बुद्धि की वजह से अब कहीं भी नहीं है, मेरे जैसा यूट्यूब चलाता है। फर्क इतना है कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, दर्शक कम है, उसका ज्यादा है। वो नाम वही बड़ा है भाई, इसमें तो कहीं दो नहीं है। और वो खुला राष्ट्रवाद के विरुद्ध बात करता है, सरकार के विरुद्ध बात करता है, अनर्गल बात करता है। तो आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर बहुत होती है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर उस पोस्ट को ज्यादा बढ़ाता है जिस पर भारत के लिए विरुद्ध हो, नेगेटिव हो, हिंदुइज्म के विरुद्ध हो, और उस पोस्ट का डाउन कर देता है जो हिंदुइज्म को प्रचार करता हो, सरकार का प्रचार करता हो। ये चैनल वालों का है ये बदलाव। क्या है, अजीत अंजुम किसी समाचार में गया था तो एक दलित बस्ती में गया और बाकायदे बाहर बोला कि ये दलित बस्ती है गरीबों की, और यहाँ पर असली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि असल में क्या हुआ है। बोलिए माता जी सबसे बोलिए कि आप कौन सी जाति से हैं? तो माता जी ने बोला कि हम हिंदू हैं। नहीं, आप किस जाति से? हम हिंदू हैं। माताबाजी तंजुम अपने मुंह से, उसके मुंह से सुनवाना चाह रहा था, बुलवाना चाह रहा था कि वो बोले कि मैं दलित हूं। लेकिन वो अनपढ़ महिला, जिसको स्कूल कॉलेज में नहीं गई, राजनीतिक ज्ञान उसको नहीं है, वो एक साफ दिल महिला गांव की जो आमतौर पर होती हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं। उसको इतना बुरा लगा कि मुंह बिदकार के हट गया और यही वीडियो उसके कैमरा मैन ने एडिट करके चला दिया। वो मुंह बिदकार वो चाहता, उसका कैमरा मैन तो उसको काट सकता था, लेकिन कई बार कैमरा मैन भी अपनी कलाकारी खेल जाते हैं। जैसे पुन प्रसून वाजपेयी का वो वीडियो आपको पता ही है, उसका कैमरा मैन ने खेल कर दिया, जहां वो अरविंद केजरीवाल को कह रहा था कि ये वाला उठा दूंगा, ये वाला डाउन कर दूंगा, ये एकदम आप फायर हो जाएगा, आप एकदम नेता बन जाएंगे और हम लोगों का तो काम है। वो आपने देखा वो कैमरामैन की कारस्तानी थी, उसको लगा कि कैमरा वाला ऑफ कर दिया, लेकिन वो कैमरा खुला छोड़ के चला गया और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लाइट में कैमरा, एक बड़ा सुंदर विजुअल था। ये कैमरा वाला भी उसके हिस्से को काट करके दिखा दिया, क्योंकि समाचार चैनल पर यह हिस्सा नहीं दिखाया गया है। वही राजीव रंजन है, हमारे मतलब बलिया गाजीपुर के बॉर्डर के रहने वाले हैं, भोजपुरी भाषी हैं। वैसे बॉर्डर का तो अजीत अंजुम भी है, छपरा जिला का रहने वाला है, भूमिहार है, और देश का क्या है मैं नहीं कहूंगा, खैर। तो वो भी रेल में पूछता था, वो पब्लिक ओपिनियन पर अपना कार्यक्रम राजू पेश करते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने बोला कि पंडित जी आपकी जाति क्या है? तो पंडित जी बोला कि नहीं, जब फलाना जिला घर बा तो कौना बात का डर बा, हमने हिंदू हैं, वो भोजपुरी में बोल रहे थे। नहीं जाति क्या है? अरे हिंदू है। वो फिर भी नहीं छोड़ा, बोला क्यों हिंदू है? बोला हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, उसकी संस्कृति हिंदू है, और वो हिंदू संस्कृति है इसीलिए हिंदुस्तान में रह रहा है। वो एक साधारण आदमी ने न्यूज 24 के उस एंकर का को स्पीचलेस कर दिया। मित्रों, मुझे इस दो बयानों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि बदलाव दिख रहा है और इन बदलावों का स्वागत होना चाहिए। मैं उन दोनों सज्जनों को अपने अंतःकरण से सादर नमन करता हूं कि आपने असली बात कही है, समाज में असली तस्वीर प्रस्तुत की है। अगर इसी तरह का हाल देश दुनिया में बना रहा तो फिर इस देश को फंसाने, बुलाने और डुबाने की जो कुचक्र रची जा रही है वो नहीं होगी। मित्रों, एक बात और फाइनली आपको बता देता हूं कि नकल के लिए अकल की बहुत आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि नकल वही कर सकता है जो अकलमंद हो। यह हंसने वाली बात है। पूजा पाठ अभी महाशिवरात्रि के दिन सुरुद्राभिषेक हुआ, चूंकि मेरे यहाँ सूतक पड़ा था, छुटका पड़ा था, तो मैं नहीं किया। पिछले बार में मैंने किया था, महामृत्युंजय का जाप भी किया था। तो पूजा पत्नी के साथ की जाती है। सत्य सनातन धर्म में ये कहा गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो आपका पत्नी के साथ ही पूजा स्वीकार है।
भाई बहन के साथ आदमी पूजा में भाग लेता है, पूजा करता नहीं, पूजा देखता है। जैसे मैं, मेरी अपनी सभी 2 बहनें हैं, मेरी चाचा की 3 लड़कियां हैं, और जो चचेरे चाचा लोग हैं उनमें से 5-7 बहनें हैं। हमारा घर भरा पूरा परिवार है। हमारे गांव में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब का परिवार खा लिया है तो थोड़ा पूरी रोक के बनाइएगा, क्योंकि अब कुछ लोग होंगे। तो ईश्वर की कृपा से है परिवार में संख्या ठीक ठाक। लेकिन हम अपने उन बहनों के साथ हवन में बैठ करके हवन नहीं किए हैं, रुद्राभिषेक नहीं किए हैं। हम पूजा में भाग लिए हैं, पूजा देखे हैं अपने बहनों के साथ, क्योंकि बहन के साथ पूजा देखी जाती है, पूजा की नहीं जाती। आगे हम पूजा किए थे अपने प्रिय पत्नी के साथ। हमने अपने पत्नी के साथ पूजा में भाग लिया था, बाकायदे गठबंधन करा के, गेंठी जोड़ जिसको बोलते हैं भोजपुरी में। तो नकल के लिए अकल लगाना पड़ता है, और अगर अकल ना हो तो अपने आप को अकलमंद साबित करने का प्रयास ना करें। मित्रों, बदलाव तो और भी बहुत आया है। 2-3 बदलाव आपको और बता दूं। ये पहली बार हुआ है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जब चीन के वुहान में फंसे हुए थे और वहां कोरोना वायरस का प्रकोप हो रहा था, दुनिया भी सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे चीन नाराज ना हो जाए। वो चीन के नाराजियों का नफा नुकसान सोच रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के वुहान शहर में अपना ग्लोब मास्टर उतार दिया। मतलब जो देश दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग एक बार में आते हैं, उन्होंने निःशुल्क आया। गल्फ देशों में जब लोग फंसे हुए थे वहां से उतारा। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने शासन संभाल लिया था तो न सिर्फ भारतीयों को निकाला, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेशी और देश के कई लोगों को सकुशल वापस करा दिया। आज रूस और यूक्रेन विवाद में जितने लोग वहां फंसे हुए हैं उसको ले आने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जहाज भेजा है, बल्कि उसमें मेहमान नवाजी के लिए अपना कैबिनेट दर्जे का मंत्री तक भेजा हुआ है। उनके केंद्रीय मंत्री गए हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंह एक देश में गए हुए हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह एक देश में गए हुए हैं। किरण रिजिजू एक देश में गए हुए हैं। स्वयं इस सब मामलों के मॉनिटर प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री कर रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि विदेश मंत्री पुराने विदेश सेवा का अधिकारी हैं और देश दुनिया के दूतावासों में उनका सीधा संपर्क है, राजदूत होने के नाते, विदेश सचिव होने के नाते। तो ये काम उनके लिए और ज्यादा आसान हो गया होगा। ये बदलाव शुभ है और ये बने रहना चाहिए। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कल सुरक्षित करना चाहते हैं तो कमल को आज ही सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि कमल है तभी कल है। और यूपी में तो यूपी प्लस योगी ही उपयोगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो मोदी की बात मानिए और हमारा वो स्वीकार करिए। और जो अंतिम चरण रह गया है उसमें भाजपा के कमल निशान के सामने बटन दबाइए और देश दुनिया में भारतीयता का नाम बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।